हेलो गाइस, माय नेम इज प्रवीण शर्मा। आज हम देखेंगे टेली प्राइम में लेजर आते हैं, वो किस काम में आते हैं और वो उनसे क्या क्या मतलब होता है उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो कैपिटल अकाउंट, जैसे हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट किसके अंडर में काम में लेते हैं? कैपिटल अकाउंट हम लेते हैं मालिक के लिए, ठीक है। वैसे कैपिटल अकाउंट का अर्थ क्या होता है? तो कैपिटल अकाउंट का अर्थ होता है पूंजी। पूंजी मतलब पैसा, पैसा। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी। पूंजी क्या होता है? व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन लगाया जाता है, यानी जो पैसा लगाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। जैसे कैश, फर्नीचर, है ना। जैसे कंपनी के अंदर कोई भी फर्नीचर है बैठने के लिए, या फिर कंप्यूटर की शॉप है, कंप्यूटर टेली पढ़ाने की शॉप है, तो वहां पे फर्नीचर चाहिए और फर्नीचर के ऊपर कंप्यूटर चाहिए, और वो फर्नीचर और कंप्यूटर क्या हो गए? तो पूंजी गए ना, वो कंप्यूटर और फर्नीचर। और जैसे फर्नीचर आ जाता है, इसमें बिल्डिंग आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, स्टॉक आ जाता है। स्टॉक यानी उसका माल आ जाता है, मशीनरी उसकी, उसको बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई भी चीज है वो उसमें आ जाती है, ठीक है। बिल्डिंग आ जाती है, यानी उसकी जो भी कंपनी की जो भी बिल्डिंग होती है, जमीन जायदाद होती है, वो सारी की सारी इसमें पूंजी के अंदर आ जाती है। दूसरा जानते हैं कि ड्राइंग अकाउंट क्या होता है। दिल्ली के अंदर ड्राइंग अकाउंट काम में लेते हैं, यहाँ पे ड्राइंग है। तो ड्राइंग का अर्थ होता है आरण। आरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जैसे कि हम आरण का मतलब जानते हैं कि जब व्यापारी द्वारा व्यापार से निजी उपयोग हेतु सामान, नगद, फर्नीचर आदि निकाला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि मालिक क्या करता है कि पैसे डालेगा, डालेगा थोड़ी, कुछ अपना प्रॉफिट को निकालेगा ना। घर चलाने के लिए, उसको ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी निकालने के लिए कंपनी से, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए। तो वो अपने व्यापार से जो भी पैसे निकालेगा, तो वहां पे क्या आएगा? ड्राइंग आएगा। अब मान लो कि उसके फर्नीचर की दुकान है या फिर फर्नीचर की कंपनी है उसके पास। अब उसको मान लो कि घर में बेड लाना हो, तो बेड वो दूसरी कंपनी से पैसे देके थोड़ी लाएगा, अपनी कंपनी से उठाएगा। तो वहां पे ड्राइंग अकाउंट आएगा। यानी मालिक जब अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी माल, पैसा बैंक से कुछ भी निकालेगा, तो वहां पे ड्राइंग अकाउंट आएगा। फिर तीसरा आ जाते हैं हमारे असेस्ट। असेस्ट क्या होते हैं? असेस्ट होती है हमारी संपत्तियां, ठीक है। जैसे कि व्यापार में विद्यमान मूर्त अथवा अमूर्त अधिकार, जिनका व्यापार स्वामियों के लिए आर्थिक मूल्य हो जाता है, व्यापार चलाने के लिए सहायक होती है, उसे संपत्तियां कहते हैं। जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बैंक बैलेंस, आईटीसी। यानी जो भी हमारे व्यापार को आगे चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, हमारे कैश की जरूरत होती है, हमें एक बढ़िया लैंड की जरूरत होती है, बिल्डिंग की जरूरत होती है, फर्नीचर की जरूरत होती है, मशीनरी की जरूरत, ये सब हमारे बिजनेस को आगे चलाने की जरूरत होती है, और ये संपत्तियां होती हैं। जैसे कि इसमें आ जाते हैं, संपत्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो करंट एसेस्ट, एक हो जाते हैं फिक्स एसेस्ट। करंट एसेस्ट किसे कहते हैं? करंट एसेस्ट कहते हैं जैसे चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां मतलब ऐसे नहीं कि जो भी संपत्ति जैसे भग रही है उसको चालू संपत्तियां, वो चालू संपत्तियां नहीं होती। चालू संपत्ति होती है कि वे सभी संपत्तियां चालू संपत्तियां कहलाएगी जिनका जीवन काल एक वर्ष से कम होता है ना। जैसे केस होता है, तो केस हमारे पास एक साल के लिए थोड़ी रहता है, नहीं रहता ना, चेंजेस होता रहता है। तो वो क्या होता है? एक साल से कम होता है। जैसे कि केस। डेबिटर्स, डेबिटर्स क्या होता है? जैसे कि हमने किसी को माल दिया, उसके बदले पैसे लेंगे, तो एक एक डेढ़ साल कहीं पे चलते हैं कि दो दो तीन तीन साल के उधार चलते हैं, मगर उसको हम बोल सकते हैं कि जिनका जीवन काल एक वर्ष से कम हो। स्टॉक, स्टॉक अगर बेचने के लिए खरीदा है, तो उसको साल भर पड़ा रहने के लिए थोड़ी खरीदा है, उसको हाथों हाथ बेचने के लिए खरीदा है। तो वो भी हमारी क्या होगी? करंट एसेट हो गई, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होते हैं? हमारी स्थायी संपत्तियां। स्थायी मतलब जो हमारी, यानी तत्काल उनको बेच नहीं सकते, है ना। तत्काल उनको बेच नहीं सकते, तत्काल वो मतलब उससे कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि वे सभी संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कहलाएगी जिनका जीवन काल एक वर्ष से अधिक होता है। जैसे कि अभी फर्नीचर है, तो फर्नीचर का जीवन काल आपको पता है कि एक साल से अधिक होगा। आप उसको जबरदस्ती उसको लट मचका के उसको आप तोड़ दो, फोड़ दो फर्नीचर की, वो बात अलग है। और अगर वो आपको, आप आराम से उसको रखोगे, तो आपकी वो एक साल से अधिक चलेगी। बिल्डिंग है, वो आपकी एक साल से अधिक चलेगी। मशीनरी आपकी एक साल से अधिक चलेगी। फिर हमारे चौथे आ जाते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व या देयताएं। हम मान लो कि हम किसी से माल उधार लेके आए, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि उसको पेमेंट वापस करना। तो हमारे वो किसमें आएगा? लाइबिलिटीज के अंदर में। जैसे कि वे देनदारियां या ऋण जिनका भुगतान बाह्य पक्षकारों को किसी समय करना होता है, देयता कहलाती है। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर, यानी हम सन्ड्री क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिससे हम माल उधार लेके आते हैं, उसको हमें पैसे देना होता है, उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। इसके अंदर लाइबिलिटीज के तो दो होते हैं, एक तो होगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन से होते हैं? जो अल्पकालीन देयताएं, यानी वे देयताएं जिनका भुगतान अल्प अवधि में करना होता है, अर्थात एक वर्ष में। और आप शॉर्ट टर्म क्या होगी? एक साल से आप अंदर 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 उसको पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी शॉर्ट टर्म होगी, ठीक है। जैसे सिंडिकेटेड बैंक लोन, इटीसी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन से? दीर्घकालीन देयता है, वे देयता है जिनका भुगतान दीर्घ अवधि में करना होता है, अर्थात एक वर्ष से अधिक में। जैसे कि बैंक लोन। अब बैंक लोन आप एक साथ नहीं चुका सकते। 50 लाख का लोन ले रखा है, अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो आपने 50 लाख का लोन ले रखा है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं और आप 50 लाख का लोन ले रखे हो, तो उसको आप एक साल के भीतर अंदर अंदर जमा करा सकते हो। मगर आपको जरूरत है पैसे की, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप 50 लाख एक साथ नहीं दे सकते, तो आपको वो आपकी क्या हो जाती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाती है। दूसरा चलता है, पांचवा होता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चे।
अब वो बता एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चे। अब खर्चे क्या होते हैं, वे धनराशियां जो व्यापार में माल का क्रय विक्रय की सेवाओं और संचालन करने हेतु खर्च की जाती है, जैसे कि वेतन, गाड़ी भाड़ा, किराया, मजदूरी आदि। जैसे कि हम किसी से माल लेके आ रहे हैं, है ना, किसी पिकअप के अंदर या किसी टेम्पू के अंदर हम माल लेके आ रहे हैं, लोड करा के माल लेके आ रहे हैं, तो हमने जिस व्यक्तियों से लोड करवाया वो भी हमारा खर्चा हो गया ना। जो हम माल लेके आ रहे हैं वो किसी गोदाम में रख रहे हैं और वो गोदाम हमारा नहीं, किसी दूसरे का ही है, उसको हम रेंट दे रहे हैं उसका, तो वो हमारे किराया भी हो गया। ठीक है, मजदूरी। अभी मजदूरी मैंने बताया कि वो माल उतारने चढ़ाने के लिए हम जो भी खर्च देते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वे खर्चे जो माल खरीदने पर किए जाते हैं, उसे प्रत्येक खर्च कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। ठीक है, जैसे वेजेज, पैकिंग, आप जब भी कोई सामान पैकिंग करते हो उसके आपको पैसे देने होते हैं। फ्राइट, फ्राइट यानी भाड़ा, आप किसी सामान से लेके आए, मतलब आप बस से माल लेके आए तो आपको वहां पे क्या करना है, उसको पेमेंट देना होता है। ठीक है, जैसे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्टेंट ड्यूटी, ऑक्ट्री ड्यूटी। ऑक्ट्री मतलब आप चुंगी टोल नाका देखते हो, वहां पे ऑक्ट्री आपको देना पड़ता है। रॉयल्टी ऑन परचेज, ईटीसी। आप दूसरा होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से, अप्रत्यक्ष खर्चे। अप्रत्यक्ष खर्चे कौन से होते हैं, वे खर्चे जो व्यापार के संचालन करने के लिए किए जाते हैं, व्यापार के संचालन के करने किए जाते हैं, वे अप्रत्यक्ष कहलाते हैं। जैसे सैलरी, आप जो सैलरी देते हो आपकी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट वो आपकी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, वो आपकी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑडिट ड्यूटी फीस, बैंक चार्ज, लीगल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बेड बेडेप्स एक्सपेंसेस, लॉस बाई, वो सारे आपके इस ईटीसी मान के चलो, आपके सारे वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। छठा हम चलते हैं डेबिटर्स। डेबिटर्स का मतलब क्या होता है, देनदार। अब देनदार किसे बोलते हैं, देनदार बोलते हैं कि व्यापार में व्यापार के वे सभी पक्षदार व पक्षकार जिन पर व्यापार की राशि बकाया है, मतलब हमने किसी को माल बेचा तो उसकी राशि बकाया है, अर्थात जिन पक्षकारों में व्यापार राशि मांग मांग रहा है, वे सभी पक्षकार देनदार कहलाएंगे। यानी हमने किसी को माल बेचा है, हम उसे पेमेंट लेंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे, डेबिटर्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर हमारा है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, लेनदार। लेनदार किसे कहते हैं, व्यापार में वे सभी पक्षकार जिनको व्यापार द्वारा भुगतान किया जाना है, मतलब हम माल लेके आए और उसको पेमेंट करना है तो हमारे को क्रेडिटर्स कहलाता है। गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स कहते हैं माल। अब आप और कहीं मत चल जाना कि माल क्या होता है, माल वो नहीं होता। माल होता है जो हम परचेज करके लेके आते हैं, ठीक है, सामान होता है हमारा, वो माल होता है। वे वस्तुएं जिनका व्यापारी व्यवसाय करता है, व्यापारी व्यवसाय करता है। माल मतलब जो मैं माल लेके पैसे लेके आया हूँ, सॉरी, माल लेके आया हूँ, अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेन देन उनका कर रहा हूँ, तो मैं उससे मान लो 50 रुपए में लेके आया, उसको 60 रुपए में बेच रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, बिजनेस हो गया। ठीक है, तो ये मेरा माल था जो मैंने उसको 50 में लाया और 60 में बेचा, वह व्यापार के लिए माल है। जिससे किराना के व्यापारी के लिए किराना का सामान माल है। ठीक है, किराना किराना के लिए क्या है, माल। जैसे ये वहां पे वो गुड़ शक्कर चीनी वो सब रखता है, वो उसे अधिक रेट से बेचता है, तो उसका बिजनेस हो गया। माल को निम्न श्रेणी में बांटा गया है, जैसे परचेज करे मतलब व्यापारी द्वारा व्यापार में जो वस्तुएं पुनः बेचने के उद्देश्य से नकद या उधार खरीदी जाती है उसे क्रय कहते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे सेल। सेल का मतलब विक्रय। जब खरीदे गए माल को किसी अन्य पक्षकार को बेच दिया जाता है तो उसे विक्रय कहते हैं। यानी हम जो माल खरीद के लेके आए उसे हम बेच देते हैं तो हमारा वो विक्रय कहलाता है। फिर होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रय वापसी। जैसे कि जब खरीदे गए माल को किसी कारणवश पुनः लौटा दिया जाता है, जैसे कि हमारा जो माल था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ खराब माल आ गया, ठीक है, तो अब उनको रिटर्न करना है। ऐसे थोड़ी उस माल को हम रखेंगे, खराब माल को हम रखेंगे, खराब माल को तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि हम क्या है, इंसान है, तो खराब माल को रखेंगे नहीं। खराब माल को नहीं रखेंगे तो इसका परचेज रिटर्न की एंट्री करनी होती है, जिसको उसको वापस पुनः लौटाया जाता है। मतलब जो हमारा 4 नंबर हो गया, वो हो गया कौन सा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है क्रय वापसी। जब ग्राहक द्वारा खरीदे गया माल पुनः लौटाया जाता है, मतलब हम ग्राहक को हमने माल बेच दिया, उसके खराब निकल गया तो हमें वापस क्या करेगा, वापस लौटाएगा, तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, नोवा हो गया हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मान लो कि आपके बैंक पे कोई भी राशि नहीं है, जैसे कि इसको एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समझो कि मान लो कि आपके क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास, ठीक है, फिर आप बैंक ओवरड्राफ्ट से आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप पैसे निकला सकते हो। फिर हो गया हमारा डिप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है ह्रास यानी मूल्य ह्रास, यानी कि जैसे व्यापार में उपस्थित स्थायी संपत्तियां जिनको उपयोग में लेने पर उनकी कीमत में होने वाली कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे कि कंपनी के मान लो फिक्स एसेट है, क्या मोबाइल लेके आए, 50,000 का मोबाइल लेके आए आप, ठीक है, आईफोन लेके आए आप, 15 लेके आए, है ना, मान लो। फिर आप अगर उसको 5 दिन बाद में भी उसको बेचोगे तो आपको 50,000 रुपये थोड़ी देगा, नहीं देगा ना, तो आप पे 5-4 हजार रुपये आपको तोड़ के देगा।
तो आपके वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब मूल्य ह्रास हो गया। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आप जानते हो कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट होता है। जब माल का क्रय विक्रय करते समय मूल्य में कमी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। अब छूट कितने प्रकार की छूट होती है, दो प्रकार की, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में व्यापारिक छूट बोल देते हैं, जैसे जब व्यापारी द्वारा माल का क्रय विक्रय करते समय माल लागत में कमी की जाती है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं, जिस माल की लागत में से घटा दिया जाता है। जैसे कि आप मान लो ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलते हैं, कि आप कहीं मोबाइल शॉप पे गए, आपको मोबाइल वहां पे 25,000 का मोबाइल देखने को मिला, 25,000 का मोबाइल देखने को मिला, अगर आप वहां पे बोलोगे ये मोबाइल मुझे चाहिए, उसको बोलोगे ये मोबाइल मुझे चाहिए, तो फिर वो क्या बोलेगा कि ठीक है आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल 25,000 का है, आपको 24,000 में मिलेगा। 24,000 को उसकी एमआरपी 25,000 आपको कहाँ पे कितने में मिल रहा है, 24,000 में, बिना किसी कंडीशन में मिल रहा है आपको। इस चीज का ध्यान रखना, बिना किसी कंडीशन में मिल रहा है तो वो आपको क्या हो गया, व्यापारिक छूट हो गई। अगला है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, नकद छूट। जब व्यापारी द्वारा ग्राहकों से उधारी की शीघ्र वसूली के लिए निर्धारित समय में राशि जमा कराने पर जो छूट छूट दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, नकद छूट। जैसे कि आप ऐसे बोलो कि आप मान लो 25,000 रुपए का मोबाइल पे आप लेके चलो, 25,000 का मोबाइल है, 23,000 में आपको 24,000 में आपको मिल रहा है, फिर आप उसको क्या बोलोगे, मैं तेरे को अभी पेमेंट कर रहा हूँ, जस्ट इमीडिएटली अभी आपको पेमेंट करो, मेरे को कितना परसेंट छूट दोगे। तो जो व्यापारी है वो क्या करता है कि यार उधार देने से तो अच्छा है 5% में उसको, मतलब मेरे मुनाफे से काट के इसको बेच दूं, तो आपको वो 24,000 का मोबाइल 23,500 में दे देगा, 500 रुपये और छूट कर देगा, तो आपको कैश डिस्काउंट हो गया। आप ट्रेड और कैश समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम 12वां, हमारा जो स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, व्यापारी मतलब व्यापार में निर्धारित समय में उपलब्ध माल की मात्रा को रहतिया कहते हैं, मतलब जो माल रहता है उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे कि आपके पास माल कितना पड़ा है कितना नहीं है, माल मतलब हमारा जो सामान है उसका बारे में। अब स्टॉक दो प्रकार, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे बोलते हैं, जैसे प्रारंभिक में, जब व्यापार में वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक जो माल की मात्रा होती है उसे प्रारंभिक वैधता कहा जाता है। जैसे 1 अप्रैल को माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है, ठीक है। तो आपको 1 अप्रैल के पास आपको कितना ओपनिंग स्टॉक है, और आपको क्लोजिंग स्टॉक यानी यहाँ पे 31 मार्च तक कितना स्टॉक बचा के बारे में जो बात होती है वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहलाती है। अगले चलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ, यानी वित्तीय वर्ष में प्राप्त में समस्त आय में से समस्त व्यय को घटा दिया जाता है। मतलब आपकी जो, मतलब आप 50,000 रुपए का सामान लेके 60,000 रुपए आपने बेचा, तो 50 मतलब 60,000 से 50,000 रुपए निकाल दिया जाएगा, 10,000 रुपए बचे वो आपके प्रॉफिट, सीधी सी बात है, हटा दिया जाता है। शेष राशि को क्या कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। जैसे स्वामी की पूंजी में जोड़ दिया जाता है। ग्रोस प्रॉफिट को, मतलब जो ग्रोस प्रॉफिट होता है, मतलब ग्रोस अनुमान से होता है, मतलब ग्रोस प्रॉफिट यानी सब खर्चे वर्चे जुड़ा के ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट हो जाता है, उसको जो भी हमने सेल परचेज किया उसको माइनस कर, जैसे ग्रोस प्रॉफिट होता है जो हमने सेल से परचेज को घटा दिया जाता है। फिर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है सेल, आपने जो माल को सेल किया 50,000 रुपए का माल, उससे आप परचेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हो उसको घटा दिया जाएगा, फिर आपको जो पैसे बचेंगे वो आपके नेट प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे कि 50,000 रुपए का माल है, 60,000 रुपए बेचा, 50,000 रुपए लागत होगी, 2,000 रुपए उसमें क्या हो गए, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, तो आपके कितना हो गया, 52,000 रुपए का हो गया, और 8,000 रुपए क्या हो गया उसमें, नेट प्रॉफिट हो गया। लॉस एंड प्रॉफिट यानी वित्तीय वर्ष में समस्त व्यय में से समस्त आय को घटा दिया जाता है, तो बचे बचे शेष राशि को हानि कहा जाता है। जैसे कि आप माल लेके 50,000 रुपए का, आपका माल वो बिका नहीं, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो माल 45,000 रुपए में आपने उसमें सेल कर दिया, आपने कहीं से भी आपने सोचा माल है जितना सेल कर देते हैं, तो 5,000 रुपए का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। जैसे कि मान के चलो आप मान लेंगे 50,000 रुपए में, आपने उसको 60,000 रुपए बेचा, और आपके जो इंडेक्स परसेंट है, मतलब उसको बेचने में जो आपने प्रचार प्रसार खूब किया, वो आपके कितना हो गया, 62,000 रुपए हो गए। आपने माल खरीदा कितने, 50,000 में, बेचा 60,000 में, 62,000 रुपए खर्चा हो गया, तो मतलब आपके 2,000 रुपए का लॉस हो गया। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हो गया ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, लेन देन, यानी जब व्यक्ति, मतलब जब व्यक्तियों के बीच वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, जिसका मुद्रा में मापन संभव होता है, उसे लेन देन कहते हैं। यानी लेन देन किसे बोलते हैं, जो आप व्यापार में जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं ना, उसे ही ट्रांजेक्शन या लेन देन बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग। विनियोग मतलब व्यापारी को व्यापार में आवश्यकता से अधिक लाभ अर्जित करना होता है, तो कुछ राशि वो अन्य कार्यों में लगा दी जाती है, ठीक है, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा व्यापार है, मान लो किसी फर्नीचर की शॉप का, और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग किसी कंपनी में 50 लाख रुपए डाल दिए, अलग किसी कंपनी में 10 लाख रुपए डाल दिए, तो हमारी वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी अलग अलग। अलग अलग जैसे आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े स्टार सुपर स्टार रहते हैं वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अगला हो गया प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है समायोजन। अब समायोजन क्या होता है, समायोजन होता है मतलब
जब व्यापारी द्वारा में होने वाली अकस्मात्मक हानियों, मशीन विनिर्माण आदि के लिए लाभ में से कुछ राशि को अलग निकाल कर रख ली जाती है, उसे समायोजन कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है वित्तीय वर्ष। जैसे कि यहाँ एक व्यापारिक वर्ष होता है, नहीं व्यापार वर्ष होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मैंने आपको भी समझा दिया कि व्यापार कहाँ से शुरू होता है, व्यापार की जो ईयर है वो कहाँ से शुरू होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अकाउंट किसे बोलते हैं? अकाउंट मतलब होता है खाता। खाता मतलब जब व्यापार में किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित समस्त जो भी लेन देन होती है तिथिवार एक स्थान पर लिख दिया जाता है, उसे खाता कहते हैं। यानी जब व्यापार से हम अकाउंट किसे बोलते हैं? अकाउंट जिसे बोलते हैं जिसमें हम लेन देन का लिख कर या रिकॉर्ड रखते हैं, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। यानी व्यापार में जो लेन देन होता है उनको लिख कर या रिकॉर्ड करते हैं, उसे अकाउंटिंग कहलाता है। सीधी सी बात। लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट, तो ये क्या हो गया? ये अभी हो गया लॉस एंड प्रॉफिट। हमने देखा कि लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं। बैलेंस शीट हो गया चिट्टा। जैसे बोलते हैं ना, कच्चा चिट्टा निकाल दूंगा तेरे सामने, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। चिट्टा चिट्टा का मतलब हो जाता है आपके मतलब जितने भी आपको कितना माल है, कितना माल नहीं है, किसको पेमेंट करना है, किसको नहीं करना है, किसको किससे पेमेंट लेना है, किससे पेमेंट नहीं लेना है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना क्या है, वो सारा का सारा हमें किसमें देखने को मिलेगा? बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिलेगा। और यही बैलेंस शीट होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं बड़े ही शानदार वीडियो के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।